सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आप टेंसेस कर रहे हैं। ये टेंसेस की वीडियो का थर्ड लास्ट टॉपिक है आज हमारे पास। तो हम धीरे धीरे वीडियो बाय वीडियो अपने टेंसेस के टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। अब तक हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, पास्ट हमारा ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट ही हो गया, और उसके बाद हमने फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर भी कर लिया। अब तक हम 2 डेज को तो जी चुके हैं, एक कल का दिन जो बीत चुका है, एक प्रेजेंट का दिन जो आज का था। अब हम आज से ना अगले आने वाले टाइम पर ध्यान दे रहे हैं ना, तो उसमें हमने सिंपल फ्यूचर तो कर लिया कि जो अब से आने वाले टाइम में एक एक्शन होगा। आज हम बात करेंगे उस एक्शन की जो आने वाले टाइम में भी ना एक प्रॉपर पॉइंट पर होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट पर होगा। तो जो एक्शन आने वाले टाइम के किसी फिक्स पॉइंट पर होगा ना, वो कंटिन्यू होगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाए। इतनी सी बात है। सो ये हमारी वीडियो का आज का नेक्स्ट टॉपिक है, तो आज इसी पे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सभी रेडी हैं। सो मैं विकास आपका वेलकम करता हूँ रानी मैम के यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। सो आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है। थ्रू आउट दिस वीडियो अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है, आपको नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम क्विज़ेस भी होस्ट करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने पेन्स और नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। आज का सेशन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, इवन लेस देन दैट। सो इससे पहले कि हम आगे कंटिन्यू करें ना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे ना, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है। ऑब्वियसली फ्यूचर है, लास्ट की वीडियो देख के आए हो, आपको मॉडल वर्ब विल और शेल तो यूज़ करने हैं। सो विल चलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है डायरेक्टली। सो यहाँ पर बात हो रही है कॉन्टिन्यूस की। तो आपके पास फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ ऐसी बनती है कि विल शेल होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी होनी चाहिए, और कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी होना चाहिए, है ना। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ऐसा केस है, अब आप कहेंगे सर आप फिर से मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पर दो फर्स्ट फॉर्म कैसे चलाएं, अब हमें तो बस यही पता है। तो इसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो ये चीज़ पे ध्यान दो। जो कॉन्टिन्यूस है वो कौन सा है, ये V1 ING है ना। तो जो आपका मेन वर्ब होगा वो तो होगा कॉन्टिन्यूस। अब बचा ये V1, और आपको अब तक आइडिया लग ही चुका है कि जब से हम टेंसेस कर रहे हैं, जब हमें एडिशनली कोई वर्ब चाहिए होता है, तो हम अपने बी वर्ब फॉर्म को बुला लेते हैं, जो हमारा सेवियर है। तो यहाँ पर भी हम बी को पिक कर लेंगे, पर इस बार हम बी की ना फर्स्ट फॉर्म चूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में भी हम ये चूज करेंगे कि बी खुद आए, वो हमें इजमार ना दे दे। तो विल शेल, उसके बाद बी, फिर कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर हमें ये यूज नहीं करना, मतलब हम प्योरली गेस नहीं कर रहे, हम बात करेंगे एक ऐसे एक्शन के जो श्योर है, तो वहां पर क्या हो सकता है, इजमार, उसके साथ गोइंग टू, फिर बी और V1 ING। एग्जाम्पल के लिए, he is going to be doing it later today। आप कहेंगे सर ये सुनने में काफी ऑकवर्ड लग रहा है, he is going to be doing it। हाँ, ये ऑकवर्ड थोड़ा सा है, पर आपको ऑलरेडी पता है कि इज एम आर गोइंग टू की प्लेस पर आप विल को भी यूज कर सकते हो। तो इसको सिंपली ऐसे कह दो, he will be doing it later today, या I will be coming later tonight। मतलब मैं आज रात को थोड़ा लेट आपके पास आऊंगा, या मैं कहीं पर भी आऊंगा पर थोड़ा सा लेट। तो जो एक्शन कंटिन्यू तो होगा, या इसको मैं सिंपली ऐसा भी कह सकता हूं, आई विल कम लेट टुनाइट। तो जब आप एक एक्शन स्टेट करेंगे तो वहां पर बेटर है कि सिंपल फ्यूचर लगाएं। बट अगर एक ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यू होगा फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो वो ये ऐसा बनेगा। अगर आप इसमें एक डीपली और एग्जाम्पल देखते हो, जैसे देखो, आई विल बी writing an essay during this time tomorrow। मतलब कल इस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे लिख रहा होऊंगा, मतलब मैं एक ऐसे लिखूंगा कॉन्टिन्यूसली। आप लिख रहे होगे ना एक लिमिटेड टाइम तक, तो वहां पे क्या होगा, वो एक्शन कंटिन्यू होगा। तो ये आपके पास केस है एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शन का, राइट। तो अगर आपको इसी का नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, आपके पास विल शेल होगा, उसके साथ नॉट होगा, फिर बी होगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, या आप उसकी प्लेस पर क्या यूज़ कर सकते हो, विल शेल की प्लेस पर इज एम आर, और गोइंग टू का केस तो आपको ऑलरेडी पता है, पर यहाँ पर जो नॉट होगा ना वो गोइंग टू से पहले रहेगा। जैसे आई विल नॉट बी राइटिंग एन एसे ड्यूरिंग दिस टाइम टुमारो, या आई एम नॉट गोइंग टू बी राइटिंग एन एसे दिस टाइम टुमारो, कि कल मैं इस टाइम तक एक ऐसे नहीं लिखने वाला हूँ या लिखने जा रहा हूँ, या मैं एक एक्शन नहीं लिख रहा हूँगा। तो दोनों में मीनिंग सेम है, बस बेटर ये है कि आप इसको ना यूज़ करें कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि दो आई एन जीज हैं, ऑल दो रूल वैलिड है, गलत नहीं है। तो बेटर ये है कि आप विल शेल के साथ स्टिक करो, बी लगाओ और आईएनजी लगाओ, एक ऐसा एक्शन जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू होगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस तो बनेगा, पर अगर वो फ्यूचर है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनेगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं 2 ही केसेस हैं। अगर येस और नो में आंसर चाहिए तो आप किससे सेंटेंस बनाओगे, विल शेल से। अगर आपको डब्ल्यूएच फैमिली के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, मतलब एक फुल लाइनर चाहिए, तो वहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड भी होगा, हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ, ऐसे वर्ड्स। सो सब कुछ आपको मिल जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए व्हाट विल यू बी डूइंग ऑल डे टुमारो, मतलब कल आप सारा दिन क्या करोगे या करते रहोगे। तो वहां पर कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, मैं इसको ऐसे पूछ सकता हूँ, व्हाट विल यू डू ऑल डे टुमारो, या व्हाट विल यू डू टुमारो। बट यहाँ पर ज़्यादा सेंस ये है कि आप वो जो भी काम होगा, वो जो भी काम तुम करोगे वो कॉन्टिन्यूसली करोगे ना, तो इसको व्हाट विल यू बी डूइंग ज़्यादा बेटर है, बजाएगी व्हाट विल यू डू टुमारो। वहाँ पर हो जाएगा कल तुम क्या करोगे या क्या करते रहोगे। कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द डे की बात हो रही है तो बी डूइंग की ज़्यादा सेंस है, बजाय कि सिंपल डू की। सो आई होप आपको रूल क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या। सो सबसे पहला यूज क्या कहता है कि वी यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन फ्यूचर दैट ओवरलैप्स अनदर शॉर्टर एक्शन और ए टाइम। मतलब एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू तो होगा किसी और एक्शन के साथ। तो सपोज करो आई विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव, जब आप आओगे मैं आपका वेट कर रहा हूँ। या सपोज करो आई विल बी कुकिंग डिनर वंस आई गेट होम, कि एक बार मैं घर पहुंच जाऊं मैं अपना खाना बनाऊंगा, मतलब मैं खाना बनाने लग जाऊंगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा वो एक्शन। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही विल बी गेटिंग लेट दैट इज वाई ही लेफ्ट इन हरी, या ये कह सकते दैट इज वाई ही इज गोइंग नाउ, दैट इज वाई ही इज गोइंग सो अर्ली। मतलब वो लेट हो रहा होगा इसीलिए वो आज इतनी जल्दी जा रहा है। मतलब वो ऑलरेडी आपको पता है, आप गेस कर रहे हो कि वो लेट हो रहा होगा इसीलिए वो जल्दी जा रहा है ताकि वो लेट ना हो, है ना। या ही इज इन हरी, सो अगर आप अर्ली को कंफ्यूज हो गए हो कि यहाँ पे ही इज लीविंग सो अर्ली या गोइंग सो अर्ली क्यों आ रहा है, तो इसको ऐसे कर लो दैट इज वाई ही इज इन हरी। मतलब कि वो ऑलरेडी लेट हो रहा होगा इसीलिए वो जल्दी में है। समझे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाय द टाइम यू कम, या लेट्स से एट, या यही एग्जांपल पहले देख लेते फिर आपको एक और बताता हूँ। एट 8 o'clock आई विल बी ईटिंग डिनर, कि 8 बजे मैं डिनर लूंगा या डिनर खाऊंगा। ये सपोज करो एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक I will be sunbathing on a sunny beach। मतलब अगले हफ्ते इस टाइम, जो कि टाइम अभी है, मैं किसी सनी बीच पर, एक ओपन बीच पर सन बाथ करूंगा। मतलब सन बाथ आपको पता ही है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने स्विम सूट्स डालकर ओपनली बैठ जाते हैं किसी रिक्लाइनर पर और सन को टेक करते हैं, सनलाइट को। तो वो एक ऐसा एक्शन है जो जब आप गेस कर रहे हैं कि एक फ्यूचर के इसी टाइम में होगा तो वो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस तो होगा। सो एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक या बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो बाय वाले केस में आप फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसके बाद इसका सेकंड यूज भी देख लेते हैं। सेकंड यूज क्या कहते हैं, वी कैन यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इवन एवरीथिंग हैपेंस एज वी एक्सपेक्टेड।
वो कहते हैं कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को तब भी बात कर सकते हैं अगर हर चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसी ही हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग ए स्टेटमेंट लेटर। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट किसी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देगी। या सपोज करो, द यूनिवर्सिटी will surely be examining या re-examining our sheets या re-examining this matter। कि जब हमें पता है ना कि वो काम होने वाला है, वो श्योरली होगा, तो उस केस में आप कॉन्टिन्यूस से बताएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट है कि यूनिवर्सिटी इस मैटर पर दोबारा से री एग्जामिन तो पक्का करने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है, वी विल बी doing या we will be having dinner at 9 PM। हम 9 बजे डिनर करने वाले हैं या हम कर रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले रखा है, when will you be leaving। अब देखो, अगर आप किसी से पूछते हो कि वो कब जाने वाला है, तो वहां पर ना आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि when will you leave, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना आप उसको इन पोलाइटली ये कह रहे होगे कि तुम कब जाओगे। आप ये चाहते हो कि वो वहां से चला जाए। अगर आप पोलाइटली पूछ रहे हो ना कि उसने कब जाना है, उसका टाइम क्या है, तो बेटर क्या है कि आप उसको कॉन्टिन्यूस वे में पूछो, व्हेन विल यू बी लीविंग, कि आप कब जाने वाले हो। अगर आप एक कहोगे आप कब जा रहे हो, तो वहां पर ये सेंस बनेगी कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो वहां से चला जाए। मतलब आप उसको कह रहे हो कि वो इनडायरेक्टली वहां से चला जाए, आप ये उसको कह रहे हो। पर अगर आप कॉन्टिन्यूस में क्वेश्चन पुट करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो पोलाइट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक और देखो, लेट्स से व्हेन विल यू कम होम। इसका मीनिंग है कि तुम घर कब आओगे। तुम उससे पूछ रहे हो, इनडायरेक्टली कह रहे हो कि अब उसको घर आ जाना चाहिए। दैट मीन्स आप उसको इनडायरेक्टली आस्क कर रहे हो कि ही शुड कम होम at his earliest। अगर मैं ऐसा बोलूं, when will you be coming home, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैं उससे पूछ रहा हूं कि वो घर कब आने वाला है या वो घर कब आएगा। तो यहां पर मैं पोलाइटली जब ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उसका टाइम क्या है आने का, तो कॉन्टिन्यूस में पूछूंगा। अगर मैं उसको इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि उसको वो काम कर लेना चाहिए, तो सिंपल फ्यूचर से पूछूंगा मैं। सो ये एक डिफरेंस है, याद रखना। एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है। तो कभी भी अगर आप किसी को पोलाइटली ये पूछ रहे हो कि उसने कब जाना है, तो बेटर ये है कि आप इंग्लिश में अगर पूछ रहे हो तो ये पूछो कि आप कब जाने वाले हो, या ये नहीं कि आप कब जा रहे हो। तो कब जा रहे हो मतलब उसको कह रहे हो कि बहुत टाइम हो गया भैया आपको यहाँ पे रहते हुए, अब तो चले ही जाओ यहाँ से। तो वो एक इम्पोलाइट वे हो जाएगा, ऐसे हम किसी को भी नहीं कहते। तो पोलाइट वे में व्हेन विल यू बी लीविंग या व्हेन विल यू बी कमिंग होम। ओके, सो इसी के बाद आगे देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सपोज करिए अब यहाँ पर ना केस बनता है कि सिंपल फ्यूचर अगर आपके पास आता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आता है, तो आप कैसे गेस करेंगे कि कहाँ पर सिंपल फ्यूचर है और कहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब सपोज करिए अगर आपके पास ऐसा केस बनता है, ही डैश कम इन अ फ्यू मिनट्स। एक और सेंटेंस है, ही डैश कम टुनाइट। तो आप बताइए आप इन सेंटेंसेस में क्या फिल करेंगे। तो देखिए, ही डैश कम इन अ फ्यू मिनट्स, इसका मीनिंग क्या है, आपके पास श्योरिटी है कि वो कुछ देर में आने वाला है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, ज़्यादा यहाँ पे आप अनाउंस कर रहे हो ना, उसका टाइम बता रहे हो कि कुछ देर में आने वाला है, तो इसको कॉन्टिन्यूस में बताओ, ही विल बी कमिंग इन अ फ्यू मिनट्स। ऑल्दो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, ही विल कम इन अ फ्यू मिनट्स। ही विल कम थोड़ा इम्पोलाइट हो जाएगा, ही विल बी कमिंग में थोड़ा सा ये हुआ कि आप टाइम रेफरेंस बता रहे हो कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा या आने वाला है। अब अगले केस में क्या है, ही डैश कम टुनाइट, वो आज रात को आएगा, सिंपली बताया जा रहा है, तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, ही विल कम टुनाइट, राइट। अब सपोज करो मैं आपको एक और केस बताता हूँ। जैसे सपोज करो, इफ यू आस्क मी आई डैश हेल्प यू, तो आप बताइए इसमें क्या फिल करेंगे।
अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो आई विल हेल्प यू। कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो यहाँ पर क्या आप एक सिंपली एक आपका फर्स्ट कंडीशनल बता रहे हो ना, कि अगर वो आपसे आपकी हेल्प डिमांड करते तो आप उसकी हेल्प करोगे। सो सिंपल फ्यूचर क्या होगा, जब आपके पास मोस्टली जब आप किसी बात को स्टेट करोगे तो स्टेट वाली सेंस में जो भी आप बात बता रहे हो वो सिंपल फ्यूचर से बता दो, ज़्यादा प्रॉपर है। बट जब आप टाइम पे इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो बेटर ये है कि आप वहाँ पर क्या यूज़ करो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए या एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पर। एज्यूम करिए आपके पास एक और केस बनता है, वो केस ये है, द ट्रेन डैश लीव इन अ फ्यू मिनट्स, गेट टू द स्टेशन। तो आप बताइए अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे, द ट्रेन डैश लीव इन अ फ्यू मिनट्स गेट टू द स्टेशन। मतलब जो ट्रेन है वो बस कुछ मिनट में ही जाने वाली है, जल्दी से स्टेशन पर चलो। तो क्या बोलोगे, द ट्रेन इज लीविंग, या द ट्रेन विल लीव, या द ट्रेन इज गोइंग टू लीव, या द ट्रेन विल बी लीविंग। तो आप बताइए क्या करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे पता है कि वो एक फिक्स चीज़ है जो होने वाली है। तो अगर मैं बोलूँ ना ट्रेन विल लीव इन 5 मिनट्स गेट टू द स्टेशन, तो इस बात को कहने का कोई पॉइंट नहीं है। जब भी मैं विल लीव की बात करता हूँ ना, एक फ्यूचर की बात करता हूँ, यहाँ पर एक ऐसी सेंस क्रिएट हो रही है कि वो एक्शन में ना आपके पास बहुत टाइम है। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट आपके पास इतना टाइम है कि आप इजीली स्टेशन तक पहुँच सकते हो। पर जब आप कह रहे हो ना कि स्टेशन पर पहुँचो, दैट मीन्स आप किसी को कमांड कर रहे हो और आपके पास टाइम की कमी है। तो इसमें बेटर क्या है कि आप इसको सिंपल कॉन्टिन्यू से बता दो, द ट्रेन इज लीविंग इन फ्यू मिनट्स गेट टू द स्टेशन। कि जो ट्रेन है वो बहुत कम बस जाने वाली है। वो अगर ज़्यादा प्रॉपर करूँ तो मैं यहाँ पे अ को हटा देता, द ट्रेन इज लीविंग इन फ्यू मिनट्स। वैसे अ फ्यू की सेंस ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव टाइम है ना। ये भी केस आपको बताया जाएगा, एडजेक्टिव का केस है, फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस। फ्यू नेगेटिव क्वांटिटी है और फ्यू पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रेन है ना वो बस कुछ ही देर में जाने वाली है, जल्दी से स्टेशन पहुंच जाओ। तो वहां पर क्या है, इस एक्शन को मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि वो एक्शन पक्का है कि वो कंटिन्यू है, वो जाने वाली है, वो जा रही है बस। तो इसीलिए मैं किसी को ऑर्डर करूंगा ना कि जल्दी से स्टेशन पहुंचो। तो इसमें ना इज गोइंग टू लीव लगाओ, ना विल बी लीविंग लगाओ, सिंपली क्या लगाओ, इज लीविंग। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसमें क्या है। और फ्यूचर कंटिन्यूस का रूल बहुत सिंपल सा है। तो इसमें याद ये रखना कि जब आप एक एक्शन में एक पॉइंट ऑफ टाइम में बात करेंगे, फ्यूचर का वो एक्शन और पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस बनेगा। नहीं तो आप नॉर्मली किसी भी एक्शन में सिंपल फ्यूचर से ही दिखा सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया था। सो आई होप फ्यूचर कंटिन्यूस आपको क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसके बाद हम एक दो वीडियोस ऐसी भी करेंगे जिसमें ना मिक्स टेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और रही बात प्रैक्टिस की, अगर आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यूसी लाइव, जहाँ पर हम कॉन्टीन्यूसली अपने वेरियस क्विजेस को होस्ट करते रहते हैं। आप उन क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपना रैंक भी चेक कर सकते हो, अपना स्कोर चेक कर सकते हो। वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपको और भी सब्जेक्ट के क्विज मिल जाएंगे। सो हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। सो अगली वीडियो तक जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। हमारे टेंसेस का टॉपिक वैसे लेंथी था बट इतना नहीं है। अगर आप इसको डीपली स्टडी कर लेते हो तो आपको इतना अच्छे से आ जाएगा कि आपका हाफ पोर्शन जो आपका टेंसेस है, पैसिव वॉइस है या रिपोर्टेड स्पीच है, ये सब कुछ बहुत ईजिली आपके कवर अप हो जाएंगे। और आपके मैक्सिमम, मैं आपको कहता हूँ, आपके एग्जाम में आपको 7 to 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो इन 3 टॉपिक्स पर बेस्ड हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आप 20 के अराउंड स्कोर तो पक्का फिक्स कर सकते हो, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छे से हो जाए। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपके पास अवेलेबल ही है, आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है हमारे चैनल, हमारे ग्रुप से। और हम क्विजेस भी करते हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ही। सो टिल योर नेक्स्ट वीडियो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।